हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, चलो आज फिर मैं आ गई हूँ आपके साथ। और जैसा कि आपने कल देखा, सेक्शन ई के क्वेश्चन हम कर चुके थे, सेक्शन एफ का हम स्टार्ट करने वाले हैं, पेपर 1 ऑफ अकाउंट्स। तो आज हम कौन सा क्वेश्चन करेंगे? क्वेश्चन नंबर 47। तो लेट्स गो ऑन द स्क्रीन। चलो स्टार्ट करते हैं सेक्शन क्वेश्चन नंबर 47, सेक्शन एफ, पेपर 1 अकाउंट। ओके, चलिए आ जाइए स्क्रीन पर। ये क्वेश्चन नंबर 47 आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। चलिए पढ़ते हैं। मान मोहन आर पार्टनर ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द कैपिटल प्रोपोर्शन फॉलोइंग द ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट बनाने। तो अकाउंट्स आप पहले प्रिपेयर करके रख लीजिए जैसा कि बताया गया है। तो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देती हूँ। अकाउंट्स ट्रेडिंग बना लीजिए, ट्रेडिंग अकाउंट बना लीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लीजिए, P&L एप्रो अकाउंट बना लीजिए, और क्या बनाना है? पार्टनर्स कैपिटल एंड बैलेंस शीट, इतने अकाउंट बना लीजिए। ठीक है, 2 पार्टनर्स हैं। ठीक है, ट्रायल बैलेंस हमको दे रखा है, यहां से छोड़ते हैं। एडजस्टमेंट से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कई लोग डायरेक्ट ट्रायल बैलेंस से पढ़ते हैं, कई लोग एडजस्टमेंट से पढ़ते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर करेक्ट होना चाहिए, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो क्लोजिंग स्टॉक कितने का दे रखा है? 1,10,000 का, हैविंग मार्केट वैल्यू मोर देन 20% मोर देन इट्स बुक वैल्यू। ओके, तो सबसे पहले हम क्लोजिंग स्टॉक की सीधी वैल्यू दे रखी है तो हम लिख लेते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे आप तो क्लोजिंग स्टॉक कितने की वैल्यू है? 1,10,000। और क्लोजिंग स्टॉक कहाँ था हमारा? बैलेंस शीट में आता है, तो मैंने बैलेंस शीट बनाई है। यहाँ पे बैलेंस शीट में लिख लीजिए क्लोजिंग स्टॉक, नीचे की साइड में लिखना थोड़ा, क्लोजिंग स्टॉक 1,10,000। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। पर एनम 6% इंटरेस्ट इज पेएबल ऑन पार्टनर्स कैपिटल। तो ऊपर देख लीजिए पार्टनर की कैपिटल कितनी है। तो ये रहा कैपिटल एंड ड्राइंग। तो डेबिट साइड वाले जो होंगे वो क्या होंगे? ड्राइंग होंगे, और क्रेडिट साइड वाले जो हैं वो क्या है? कैपिटल है। तो कितना दे रखा है? 1,50,000। तो 1,00,000 का 5% निकालिए, 6% सॉरी, 1,00,000 का 6% निकालिए तो आएगा 6,000, और 50,000 तो 1,00,000 का आधा है, तो उधर 6,000 का आधा कर दीजिए, या कैलकुलेट है तो आप कैलकुलेट करके निकाल लीजिए। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ पे दिखाते हैं? P&L एप्रो में दिखाते हैं, तो वो एक्सपेंस है इधर। तो 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मान और मोहन का लिख लीजिए। तो लिखती हूं मैं पहले मान का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 6,000 रुपीज। और मोहन का कितना है? मोहन का है 3,000 रुपीज। तो टोटल मिला के दोनों आ गया 9,000 रुपीज। और दूसरी इफेक्ट इसकी कहां देंगे आप? दूसरी इफेक्ट बोलिए, सब चीजों की कितनी इफेक्ट देनी है? दो इफेक्ट देनी है। तो पार्टनर्स कैपिटल में, तो पहले मैं बैलेंस लिख लेती हूँ। रुको, मैंने नाम नहीं लिखा था, तो यहाँ पे लिख लीजिए मान एंड मोहन। बैलेंस लिखना पड़ेगा पहले, ठीक है। इधर भी लिख लीजिए मान एंड मोहन। बैलेंस उतार लीजिए, तो बाय बैलेंस पर्टिकुलर लिख लेना, ठीक है। कितने का है मान मोहन का? 1,00,000 रुपीज, और इसका है 50,000 रुपीज। अब इंटरेस्ट का पैसा इनको मिलेगा, जो जो मिलता है क्रेडिट साइड में, जो उनको चुकाना है वो डेबिट साइड में, यानी फर्म के लिए जो एक्सपेंस होगा वो इसके क्रेडिट साइड में। तो यहाँ पे लिख देते हैं बाय कैपिटल, इधर आए तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी इधर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो कितना है? इसका आया 6,000 और इसका आया 9,000। नो 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 3,000, सॉरी 9,000 थोड़ी था, कितना है? 3,000 है। ओके 3,000, ठीक है। चलो 2 इफेक्ट आ गई है। और क्या बोला था? इंटरेस्ट ऑन, नेक्स्ट में क्या बोला है? हाँ चलो वो वाला तो हो गया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रिकवरेबल फ्रॉम पार्टनर्स कैपिटल, मान का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, तो पहले ड्राइंग देख लेते हैं ऊपर से। ड्राइंग कितना है? 20,000 और 14,000। परसेंटेज नहीं निकालना, सीधे वैल्यू दे रखा है 900 और 600। तो पार्टनर्स कैपिटल में लिख दीजिए, ड्राइंग भी आएगा और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी आएगा। तो पहले ड्राइंग लिख दीजिए। ड्राइंग कितना था? कितना वैल्यू है ड्राइंग का? मैं भूल गई। ओके 20,000 एंड 40,000, 14,000, 20,000 और 14,000 ड्राइंग लिख लीजिए। और 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है कितना है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 900 और 600। तो ये 900 और ये 600। यहां तो कोई दिक्कत? ओके 3 एडजस्टमेंट हमारे हो चुके हैं। चलिए चौथे एडजस्टमेंट पे चलते हैं। प्रोवाइड 5% BDR ऑन डेटर्स। तो उसके लिए डेटर्स ऊपर से देख लीजिए, डेटर्स कितना दे रखा है हमें? ये रहा सप्लाई एंड कस्टमर, तो डेबिट साइड वाला डेटर है 90,000 डेटर दे रखा। 5% BDR बनाना है, तो कहां पे लिखूंगी? फटाफट बोलो कहां पे लिखूंगी? सबसे पहले लिखिए बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट तो इधर ही थी। सबसे पहले लिखिए बैलेंस शीट में, तो बैलेंस शीट में मैं यहाँ लिख देती हूँ डेटर्स 90,000 के। अब 90,000 का 5% आपको BDR बनाना है, तो इसमें से माइनस कर दीजिए BDR।
90,000 का 5% निकालेंगे तो आएगा आई थिंक 4500 और माइनस करेंगे तो आप आ जाएगा 85,500। ठीक है, अब इसकी एक इफेक्ट बैलेंस शीट में दे दी आपने सीधे, दूसरी इफेक्ट P&L के डेबिट साइड में। लेकिन वहां कैसे करते हैं, आपको शॉर्ट में अगर स्कूल में सिखाया हो या आपको पहले का याद हो तो 11th में भी सिखाते हैं कैसे करते हैं, टाट। ठीक है, तो उसके लिए हमें ऊपर की सारी इंफॉर्मेशन लिखनी पड़ेगी, पर मैं उसके लिए टाट पहले लिख देती हूँ। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ टू बैड डेप्ट टी का ट्रायल बैलेंस का। छोटे लोग लाइन में आगे, तो दो वर्ड है हमारे पास, बैड डेप्ट रिजर्व और बैड डेप्ट। तो बैड डेप्ट ट्रायल बैलेंस का ऊपर, फिर टू बैड डेप्ट एडजस्टमेंट का, फिर टू BDR किसका, एडजस्टमेंट का, और टू BDR किसका, ट्रायल बैलेंस का। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है? ऊपर वाले तीन आइटम क्या होते हैं, प्लस होते हैं, लास्ट वाला आइटम क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है, अब बैड डेप्ट देखो, ट्रायल बैलेंस में बैड डेप्ट दे रखा है, जो नहीं दे रखा उसके आगे डैश लगा देना। तो देखो ये रहा, एक लाइन ये दे रखी है मुझे, तो बैड डेप्ट दे रखा है ट्रायल बैलेंस का कितने रुपए, 400 रुपए। तो बैड डेप्ट में मैं लिख देती हूँ 400 रुपए। बैड डेप्ट एडजस्टमेंट में दे रखा था क्या, नहीं, एडजस्टमेंट में सीधी काय की इंफॉर्मेशन दे रखी थी, रिजर्व की सीधे इंफॉर्मेशन दे रखी थी, तो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। ठीक है, रिजर्व एडजस्टमेंट का दे रखा है क्या, यस, जो आपने अभी फाइनल बैलेंस शीट में बनाया वही वैल्यू यहाँ लिखनी है। ठीक है, और लास्ट आपको BDR किसका बनाना है, ट्रायल बैलेंस का BDR। तो ट्रायल बैलेंस में BDR दे रखा है क्या, यस दे रखा है, कितने रुपए, 1300 रुपए। ऊपर वाले तीन आइटम को प्लस करना है, लास्ट वाले आइटम को क्या करना है, माइनस करना है। लॉजिक अभी समझाऊंगी इसका लॉजिक, एक बार फाइनल वैल्यू लिख दो, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 3600। कर लो प्लस, ऊपर वाले तीन प्लस करना, यानी 4500 प्लस 400, एक वैल्यू तो है ही नहीं, माइनस 1300, तो 3600। अब ध्यान से सुनो, इसके पीछे लॉजिक बता देती हूँ, ध्यान से सुनना बच्चों। देखो ये वर्किंग नोट है, ये मतलब ये आपको एग्जाम में नहीं बताना, मैं आपको खाली लॉजिक बता रही हूँ, इसके पीछे रीजन क्या होता है। देखो आपके पास रिजर्व पहले का पड़ा था, पहले का रिजर्व आपके पास कितने का पड़ा है, 1300 रुपए का पहले का रिजर्व आपके पास पड़ा है। अब रिजर्व बनाते क्यों हैं, कि अगर फ्यूचर में कोई लॉस होगा तो इस रिजर्व से उसकी भरपाई कर लेंगे। तो कितने का लॉस हुआ आपको, बैड डेप्ट कितने का हुआ, 400 रुपीज का आपको बैड डेप्ट हो गया। तो ये बैड डेप्ट की भरपाई आप बैड डेप्ट रिजर्व से तो करोगे। रिजर्व एक गुल्लक है जहां आप किसी आने वाले खर्चे के लिए पैसा डाल रहे हो। ठीक है, तो आपका रिजर्व कितने का था, 1300 का था, नुकसान कितने का हुआ, 400 रुपीज का हुआ, तो आपने उससे भर लिए ये। तो अब आपका रिजर्व यानी गुल्लक में पैसे कितने के बच गए, BDR कितने का बच गया, 900 रुपए का बच गया। लेकिन क्वेश्चन क्या चाहता है, पार्टनर क्या चाहते हैं कि फ्यूचर में हमारा ये BDR कितने का रहे, बैड डेप्ट रिजर्व कितने का रहे, 4500 का रहे। यानी आपको गुल्लक में अब आने वाले साल के लिए कितने रुपए चाहिए, 4500 रुपए चाहिए, जबकि पहले से गुल्लक में कितने पड़े, 900 पड़े। तो प्रॉफिट में से और कितना पैसा लाना पड़ेगा, 3600 रुपए लाना पड़ेगा। समझ में आया, यानी आपको गुल्लक में टोटल 4500 रुपए चाहिए, 900 आपके पास पहले से पड़ा है, तो अब कितना लाना पड़ेगा, 3600 रुपए लाना पड़ेगा। तो ये टाट के पीछे ये लॉजिक है। ठीक है, समझ में आ गया। चलो, तो ये मैंने आपको लॉजिक से भी समझा दिया। ध्यान रखना, रिजर्व एक गुल्लक है खाली। अब गुल्लक में पड़ा क्या है, नुकसान हुआ तो गुल्लक में से निकाल के दे दो, और चाहिए पैसे गुल्लक में तो P&L अकाउंट से लाकर उसमें डाल दो। समझ में आ गया। चलो, आज तक आपको किसी ने लॉजिक नहीं सिखाया होगा, पर मैंने लॉजिक भी बता दिया। चलो आगे चलते हैं फटाफट, ये वाला भी हो गया हमारा, टिक लगा रही हूं मैं जो हो गया। नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है किसका, रेंट का। तो ऊपर से रेंट पकड़ लो कितने का है, तो रेंट कितना दे रखा है ऊपर, रेंट एंड टैक्सेस ये रहा, 12,000 के दे रखे। तो 12,000 में आउटस्टैंडिंग है 300 रुपए का, तो कहां पे आएगा, P&L में आएगा। तो P&L में लिख दो टू रेंट 12,000 का, और 300 रुपए आउटस्टैंडिंग है। P&L अकाउंट में इस साल के सारे खर्चे, चाहे वो आपने पिछले साल चुका दिए थे या आने वाले टाइम में चुकाओगे, यानी चुकाना बाकी है, तो भी सब क्या कर देंगे ऐड। इस साल के सारे खर्चे, नो मैटर्स, चुका दिए हो, चुका रहे हो, चुकाने बाकी हो। ठीक है, तो प्लस कर दो आउटस्टैंडिंग, कितने रुपए हैं आउटस्टैंडिंग, 300 रुपए। तो टोटल आ जाएगा 12,000 टोटल आ जाएगा 12,300 रुपए। अब चुकाना बाकी है, दूसरी इफेक्ट बैलेंस शीट के, इधर है मेरी बैलेंस शीट, दूसरी इफेक्ट बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड, आउटस्टैंडिंग रेंट
चुकाना बाकी है 300 रुपए, ठीक है। एक आउटस्टैंडिंग सैलरी भी मैंने देखी थी, तो मैं लिख तो दूं आउटस्टैंडिंग सैलरी। कितनी वैल्यू आउटस्टैंडिंग सैलरी की? खर्चा सैलरी भी चुकानी बाकी, कितनी? 950 रुपए। तो यहाँ पे बैलेंस शीट के आगे लिख दो 950 रुपए, एक इफेक्ट हो गई। अब इधर वापस पी एंड एल में आ जाओ, आपके पी एंड एल में लिख दो सैलरी और प्लस कर देंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो आउटस्टैंडिंग तो पता है मुझे 950, सैलरी कहां से देखेंगे आप? फटाफट देखो, ट्रायल बैलेंस में से देखोगे सैलरी। तो सैलरी कहां है मेरी? ये 23,000 रुपए है। कहां गया? ये रहा। तो यहाँ पे आ जाएगा 23,000। तो टोटल आ जाएगी मेरी वैल्यू 23,950। यहां तक कोई दिक्कत? ओके, चलो आगे चलो। नहीं समझ में आता तो वापस पीछे जाके धीरे धीरे देखो, धीरे कर लो वीडियो को। फिफ्थ एडजस्टमेंट भी हो गया। 6, डेप्रिसिएशन मशीन पे कितना? 10%। तो ऊपर आ जाओ, मशीनरी पकड़ो। ये रहा मशीनरी। अब जैसे ही मैंने मशीनरी पकड़ी, मेरे को नीचे एक और वैल्यू दिख रही है, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। इधर ट्रायल बैलेंस में ध्यान से सुनो क्या बोल रही हूं। ट्रायल बैलेंस में जो जो दे रखा है वो काम हो चुका है। तो ट्रायल बैलेंस में अगर डेप्रिसिएशन दे रखा है ऑन मशीनरी, तो उतना डेप्रिसिएशन लग चुका है। देखो बच्चों, अल्टीमेटली बात क्या होती है, कुछ कंपनियां बहुत बड़ी होती है, वो पूरे साल की अकाउंटिंग एक साथ नहीं करती। उनके अकाउंटिंग का काम साइड बाय साइड साइमल्टेनियसली चलता रहता है। इसलिए आपने सुना होगा ऑफिस में कई कंपनियों में अकाउंट्स ऑफिस अलग होते हैं, तो उनके अकाउंटेंट रोज की रोज अकाउंटिंग करते रहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो अब ये डेप्रिसिएशन आपका लग चुका है, यानी ये जो वैल्यू दे रखी है ना मेरे को मशीनरी की 36,500, इसमें से 3500 रुपए डेप्रिसिएशन माइनस करके दे रखा है। तो ये 1/4 की वैल्यू नहीं है। अगर ये 1 अप्रैल की वैल्यू नहीं है तो मैं इस पे डेप्रिसिएशन नहीं लगा सकती। तो मैं डेप्रिसिएशन लगाऊं किस पे? WDV जो 1 अप्रैल की होगी उसी पे तो डेप्रिसिएशन लगाऊंगी। ओके, तो मैं निकाल लेती हूँ। तो 36,500 में आप प्लस कर दो जितना डेप्रिसिएशन आप डिडक्ट कर चुके हो, 3500 रुपए। तो आपका आ जाएगा कॉस्ट WDV ऑन 1/4 आ जाएगी आपकी कितने? 40,000 रुपए। तो डेप्रिसिएशन 40,000 का 10% लगाना। ओके, और इसको क्या मार्क कर लो? इंपॉर्टेंट। मशीनरी को अंडरलाइन करो, स्टार मार्क करो। ठीक है, चलो कहां गया मेरा? कहां पे आता है डेप्रिसिएशन? P&L अकाउंट में आता है। तो P&L अकाउंट में मैं लिख लेती हूँ टू डेप्रिसिएशन, मेरे पास जगह कम है इसलिए छोटा लिखूं, डेप्रिसिएशन ऑन मशीन कितना? 4,000 रुपीज। एक यहाँ पे आएगा और एक दूसरा कहां पे आएगा? बैलेंस शीट में आएगा। तो मेरी बैलेंस शीट कहां गई? ये रही। तो ऊपर ही लिख देती हूँ मशीन, और मशीन में कितना लिखूं? 90,000। 90 था? 40 था? क्या करते हो, याद भी नहीं रखते हो। 40,000, और 40,000 में से माइनस कर देना डेप्रिसिएशन कितने का? 4,000 का। 36500 पे डेप्रिसिएशन मत लगा देना, उस डेप्रिसिएशन की वैल्यू ऐड करना जो ट्रायल बैलेंस में दे रखी है। तो यहाँ पे टोटल वैल्यू आ जाएगी, WDV आ जाएगी मेरी 36,000 रुपए। ओके, चलो मशीन आ गया। और किस पे बोला था? फर्नीचर पे भी बोला था। परसेंटेज मुझे याद नहीं, कहाँ गए हम? ये रहा 5%। तो फर्नीचर की वैल्यू पकड़ो ऊपर से। फर्नीचर कहाँ है मेरा? ये रहा। फर्नीचर कितने का दे रखा है? 12,000 का दे रखा है। तो 12,000 का 5% निकालो। तो यहाँ पे लिख दो टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। बोलो, फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन 12,000 का 5% कितना होगा? 600 रुपए। चलो बैलेंस शीट में आ जाओ, यहाँ पे लिख लो फर्नीचर, लिख लो 12,000 रुपए, उसमें से माइनस कर दो डेप्रिसिएशन कितने रुपए? 600 रुपए। तो यहाँ पे आ जाएगा 11,400 रुपए, 11,400। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है? एडजस्टमेंट मैंने सारे कर दिए, एडजस्टमेंट का सब इफेक्ट हो गया, फर्नीचर का भी दे दिया। अब आ जाओ ट्रायल बैलेंस में। अब जो ट्रायल बैलेंस में दे रखा है वो सब एक एक जगह, जितने ट्रायल बैलेंस में कर चुकी थी वो सब टिक लगे हुए हैं मेरे। तो देखो ये वाला कर चुकी मैं, ये वाला कर चुकी, इस साइड में टिक लगाया करो तो ध्यान रहे। ठीक है, 90,000 लग चुकी थी। क्रेडिटर लिखना बाकी है तो मैं बैलेंस शीट में लिख देती हूँ क्रेडिटर। क्रेडिटर बैलेंस शीट में क्रेडिटर आएगा आपका कितने अमाउंट से? बैलेंस शीट में क्रेडिटर कितने अमाउंट से आएगा आपका? बोलो फटाफट, कितने अमाउंट से आएगा?
60,000 से। तो देखो बैलेंस शीट में क्रेडिटर आएगा आपका कितने से, 60,000 से। तो लिख लो कितना है क्रेडिटर, सप्लायर बोल दो 60,000। हाँ क्रेडिटर बोलो या सप्लायर बोलो कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो नेक्स्ट, ऊपर है पेपर। ओके, क्रेडिटर भी हो गया, ये वाली लाइन पूरी हो गई। गुड्स रिटर्न, गुड्स रिटर्न यानी परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न। तो नेचर से देखना पड़ेगा, देखो डायरेक्ट गुड्स रिटर्न लिखा है तो जो डेबिट में लिखा होगा वो सेल्स रिटर्न होगा और जो क्रेडिट में लिखा होगा वो परचेज रिटर्न होगा। लेकिन उसके लिए परचेज सेल तो देखो मैं, तो परचेज सेल देखो फटाफट का लिख रखा है, परचेज सेल यही। तो जो डेबिट में लिखा है वो परचेजेस है और जो क्रेडिट में लिखा है वो सेल्स है। तो परचेजेस लिख लो, ट्रेडिंग में ओपनिंग स्टॉक की जगह छोड़ देना, तो टू परचेजेस, और परचेजेस आ रही है मेरी 1,40,000, उसमें से माइनस कर देंगे परचेज रिटर्न, अभी आपने पढ़ा था शायद 3,000 रुपीज है, हाँ क्रेडिट साइड वाली 3,000 रुपीज। ठीक है, फाइनल वैल्यू बाहर लिख दो, तो आपका बच जाएगा 1,37,000। उधर लिख दो बाय सेल्स, सॉरी उधर लिख दो बाय सेल्स। सेल्स की वैल्यू कितनी दे रखी थी, सेल्स की वैल्यू देखो कितनी दे रखी है, 2,60,500। तो 2,60,500 लिख लो इनर कॉलम में, 2,60,500। उसमें से माइनस कर दो एस आर सेल्स रिटर्न, कितने रुपए दे रखा है आपको, 2,000 रुपीज अभी देखा था हमने। तो यहां बच जाएगा आपका 2,58,500 रुपीज। बोलो यहां तक कोई दिक्कत, ठीक है। चलो ये भी हो गया हमारा, आगे चलते हैं। रिटर्न्स हो गया और इधर परचेज सेल के भी टिक लगा लेना, तो वो भी हो गया हमारा, है ना। अब आ जाओ बिल्स, यानी बिल रिसीवेबल और बिल पेएबल। जो डेबिट साइड में रिसीवेबल होगा, जो क्रेडिट साइड में पेएबल होगा, 15,000 और 20,800। तो कहां लिखेंगे, बैलेंस शीट में। जो ट्रायल बैलेंस में देखा सब एक एक जगह, तो मैं नीचे लिख देती हूँ बी आर बिल रिसीवेबल, कितना था बिल रिसीवेबल, और यहाँ पे बी पी अमाउंट एक बार वापस देख लेते हैं, ठीक है। बिल रिसीवेबल तो 15,000 था, पेएबल मुझे ध्यान नहीं, 20,000, पेबल कहाँ गया, बिल्स कहाँ गया, ये रहा 20,300, है ना, सॉरी 20,800। तो बैलेंस शीट में आ जाओ, बिल्स पेबल है 20,800 और रिसीवेबल है 15,000, सीधा आउटर कॉलम में लिख लो 15,000 रुपए। ओके, चलो बिल्स भी हो गया। आ जाओ ट्रायल बैलेंस सामने रखो तो फिर फटाफट फटाफट होता रहेगा। बिल्स भी हो गया, कैश, कैश कितना है कुछ बोला नहीं है, तो ओके ओवरड्राफ्ट भी है, कैश और बैंक। ओके, तो बैंक का ओवरड्राफ्ट होगा यानी क्रेडिट साइड का, और जो डेबिट साइड में होगा कैश का बैलेंस होगा, ये भी ध्यान रखना है, ये भी नई चीज आई है। तो देखो यहाँ पे लिखोगे आप कैश, कैश का सिर्फ 1,000 का बैलेंस
चलो स्टार्ट करते हैं। लास्ट दो और बचे हमारे। लीज होल्ड बिल्डिंग देखो आपने कितने साल के लिए लिया था, 5 साल के लिए लिया था। कितनी तारीख को, 1/10 को। तो 1/10 से 31 मार्च तक चलेंगे तो 6 महीने होंगे। तो पहला 6 महीने और 21 में लिया था तो 21-22 और 22-23 का डेप्रिसिएशन लग चुका होगा। उसके बाद ये वैल्यू होगी 14,000। तो इसका मतलब 1.5 महीने का डेप्रिसिएशन, इसका मतलब क्या है, 1.5 महीने का डेप्रिसिएशन लग चुका है 5 साल में से। तो बचे कितने महीने, 3.5 साल बचे। तो 14,000 को आप डिवाइड कर दो, यानी पूरे 5 साल में लीज होल्ड एसेट को क्या करना होता है, राइट ऑफ करना होता है। तो आप 14,000 को डिवाइड कर दो 3.5 से, बचे हुए सालों से, तो एक वैल्यू आएगी 4,000। यानी हर साल आप 4,000 का डेप्रिसिएशन लगा रहे होंगे। इसका मतलब आपका कॉस्ट ऑफ द एसेट क्या रहा होगा, 4,000 × 5 यानी 20,000 रहा होगा। 5 साल में वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो इसका मतलब रिटर्न ऑफ वैल्यू मेरी 4,000 आएगी। तो पहले बैलेंस शीट में आ जाओ फटाफट और बैलेंस शीट में लिख लो लीज होल्ड बिल्डिंग। ठीक है, कितने की वैल्यू है लीज होल्ड बिल्डिंग की, अमाउंट कितनी थी, 14,000। 14,000 में से इस साल का आपको रिटर्न ऑफ लिखना है, राइट ऑफ वैल्यू कितनी है, 4,000। तो आज मेरी उस एसेट की वैल्यू कितनी रह गई है, अब 10,000। अगली साल फिर 4,000, अगली साल फिर 4,000, ऐसे आप खत्म करेंगे उसको। ठीक है, चलो। तो अब ये खर्चा है तो कौन से में आएगा, P&L एप्रो में या P&L में, P&L में। तो P&L में आप लिख दीजिए टू रिटर्न ऑफ वैल्यू ऑन बिल्डिंग, राइट ऑफ ऑन बिल्डिंग। कितने अमाउंट, 4,000 रुपीज। ठीक है, ये भी हो गया। चलो लास्ट एडजस्टमेंट, हर्ष की लोन है। देखो उसमें ब्रैकेट में डेट भी दे रखी है और परसेंटेज भी दे रखा है। इसका मतलब इंटरेस्ट भी देना होगा। तो ट्रायल बैलेंस में देखो क्या इंटरेस्ट दे चुके हो, तो ट्रायल बैलेंस तो हम पूरा कर चुके हैं, हमें इंटरेस्ट मिला ही नहीं। इसका मतलब इंटरेस्ट भी चुकाना बाकी होगा। कितने का लोन है, 30,000 का। तो 30,000 का 8% निकाल लो। लेकिन वो तो कितने महीने के लिए आएगा, 12 महीने के लिए। हमें 12 महीने थोड़ी, हमें कितने महीने चलना है, 3 महीने चलना है। 3 थोड़ी, 11, 12, 1, 2, 3, 5 महीने। तो 2400 आया, 2400 डिवाइडेड बाय 12 × 5, तो 1,000 रुपए आपका इंटरेस्ट चुकाना बाकी है। तो P&L अकाउंट में लिख लो, मैं यहां लिख देती हूँ, टू इंटरेस्ट ऑन हर्ष लोन। पहले से बड़ा बनाया करो, इसलिए आपको बोला था 1 पेज पे बनाना। अब मैं ज्यादा बड़ा नहीं बना सकती क्योंकि फिर मेरे को बहुत आगे पीछे चलना होता है। चलो, और बैलेंस शीट में लोन ले रखा है आपने, तो वो क्या है आपकी लायबिलिटी। ओके, तो देखो यहाँ पे लिख दिया मैंने पहले। देखो हर्ष का लोन कितने का, ये रहा 30,000 का, और इंटरेस्ट और हर्ष लोन कितने का है, 1,000 का। तो ये लिख दिया। तो 2 इफेक्ट हो गए, इंटरेस्ट की भी और लोन की भी। सुनो मेरी बात, इंटरेस्ट की ब्रैकेट में जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है वो भी हिडन एडजस्टमेंट है, और लीज होल्ड का दे रखा है वो भी क्या है आपका, हिडन एडजस्टमेंट है। अब मेरा पूरा काम हो चुका है। अब फटाफट आप बंद कर दो। तो आप P&L ट्रेडिंग अकाउंट बंद कर दो। तो ट्रेडिंग अकाउंट में आपका ग्रॉस प्रॉफिट आएगा कितने का, ग्रॉस प्रॉफिट ही बच रहा है ना, हाँ। तो ग्रॉस प्रॉफिट बचेगा आपका 150,400। ठीक है, टोटल लगा दो तो टोटल आ जाएगा 368,500। देख लो 368,500। अब ग्रॉस प्रॉफिट जो इधर है उसको इधर ट्रांसफर कर दो बाय साइड में। तो बाय ग्रॉस प्रॉफिट, तो बाय ग्रॉस प्रॉफिट में आ जाएगा 150,500, उधर ट्रांसफर कर दो। अब सारे खर्चे माइनस कर दो, तो P&L में आपका बच जाएगा 2 नेट प्रॉफिट। अभी भी मत बांटना, P&L एप्रो में लेके जाएंगे। तो 2 नेट प्रॉफिट बोलो कितना आ रहा है आपका, P&L एप्रो में ले जाना 96050। टोटल कर देना, मैच हो जाएगा दोनों साइड में। ठीक है, वो तो वही आएगा 15, पहले चलो लिख देती हूँ 150,400। ठीक है, इधर भी कितना था आपका 150, यहाँ सामने लगाना टोटल 150,400। अब ये जो नेट प्रॉफिट है इसको आप कहाँ ले जाओगे, P&L एप्रो में ले जाना। तो P&L एप्रो में ले जाओ आप नेट प्रॉफिट को। तो मैं यहाँ लिख दूंगी 2 P&L एप्रो में ले जाओ नेट प्रॉफिट को। तो प्रॉफिट आया तो यहाँ पे आ जाएगा बाय साइड में, बाय P&L अकाउंट। कितने रुपए आ रहा था, 1,500 रुपीज। अपन ने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और वो नहीं लिखा इसमें, अच्छा इसमें ही लिखा, उसमें नहीं लिखा। 2 इफेक्ट देंगे ना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की।
यहाँ लिखना भूल गए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो लिख दिया था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी लिखो। तो यहाँ पे आ जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। देखो देना भूल गई थी, ऐसे किसी किसी का आप भूल जाओगे तो आप लिखते समय याद रखना कि हमने उसका भी इफेक्ट दिया था। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितने का था, मैन का था कुछ 900 रुपये और मोहन का था, ये तो पहले का एडजस्टमेंट है जो मैं भूल गई थी लिखना, तो लिख लो। तो टोटल आ जाएगा 1500 रुपये, ठीक है। P&L का प्रॉफिट डाल दिया मैंने, 1500 कहाँ से डाला, P&L का प्रॉफिट कितना आ रहा है, 96050 आ रहा है। मैं क्या लिख रही हूँ यहाँ पे, 96050 आएगा, ठीक है। चलो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिख दिया। अभी क्या करो, जो प्रॉफिट है वो बांट दो, और तो कुछ आएगा नहीं, वही लिखना भूले थे बस। तो कहीं पे जाएगा ये, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, कैपिटल अकाउंट बांट दो प्रॉफिट किस, अब बांट दो, वहां पे मत बांटना, सब कुछ बांटने की जरूरत नहीं है, लास्ट में बांटना, ठीक है। कौन सा रेशो है, रेशो दे रखा है क्या हमको क्वेश्चन में, रेशो देखा, कैपिटल पोर्शन बोला था ना शायद, मेरे को जहाँ तक याद है क्वेश्चन रीड किया था, एक बार देख लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस इन देयर कैपिटल प्रपोर्शन, तो कैपिटल है उसकी 1,50,000, तो रेशो क्या हो जाएगा 2:1। ओके, तो इसको बांट दो 2:1 में, कितना बच रहा है मेरा, मैं कर लेती हूँ 96050 प्लस 1500, उसमें से माइनस कर दो 9000, तो बचा कितना, 88,88,550 बचा, 88,550, ठीक है। टोटल लगा देना आप। अब इसको बांट दो 2:1 में, तो डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2, तो आ रहा है आपका 590 पॉइंट्स में आ रहा है 33, तो मैं राउंड ऑफ कर लेती हूँ, अकाउंट्स में आप राउंड ऑफ कर सकते हैं, -88,550, तो आपका आएगा 29516, तो 6 को मैं 7 कर लेती हूँ ताकि मेरा मैच हो जाए, 29517 कर दो उसको, तो 7 और 3 10 ऐसे हो जाएगा। अब इधर जो प्रॉफिट आया कैपिटल में, इधर प्लस कर देना, मतलब कैपिटल में अच्छा कैपिटल में क्यों प्लस करते हो, कैपिटल अकाउंट बनाया तो है, इसको ट्रांसफर कर दो, इधर आ रहा था तो इधर बाय P&L एप्रो, कितना आ रहा है बोलो, कितना आ रहा है P&L एप्रो में, 590,590,33, और इधर का तो मेरा कैलकुलेटर पे लिखा हुआ है 29517। बोलो यहां तक कोई दिक्कत है, ओके कोई दिक्कत नहीं है। तो अब P&L अकाउंट भी बंद कर दो, तो इधर आ जाएगा कि P&L नहीं, कैपिटल अकाउंट भी बंद कर दो, तो टू बैलेंस लिख दो इधर, क्लोजिंग CF, तो आएगा 144,133, और इधर आएगा 67,917, प्लस करके माइनस कर दो और ये क्लोज कर देना। इनका टोटल लगाते रहना आप बाद में, इनके टोटल की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। अब कैपिटल अकाउंट को ले जाओ आप इसमें, कैपिटल तो मैन की है इसलिए बनाया था, यहाँ पे बहुत सारी कैलकुलेशन हो जाती है, वरना 133 कम हो तो आप यहाँ पे डायरेक्ट कैलकुलेशन कर सकते हो, ज़्यादा हो तो आपको अलग अकाउंट बनाना पड़ेगा। 67,917 दोनों को प्लस करके उधर कर दो, 144,133 प्लस 67,917, टोटल कितना आएगा, टोटल कितना आएगा बोलो, कितना आ रहा है टोटल, 144,133 प्लस 67,917, हाँ 212050, 212050, लाइबिलिटी और अमाउंट लिखना है ना, ऐसे पहले ही फॉर्मेट बना लिया करो पूरा पूरा, तुम्हें जल्दी जल्दी कराने के चक्कर में रह जाता है। चलो मैच करो, मैच करो, कुछ नहीं बचा, फटाफट फटाफट मैच करो। ये हुआ प्लस 14,000 प्लस 20800 प्लस 60,000 प्लस 2300 कर देती हूँ इसको, प्लस 950 प्लस इसको 31,000 कर देती हूँ, तो टोटल आएगा 3411, आप ऐसे साइड लगा लो 341100। अभी हो जाएगा, माइनस कर देती हूँ डायरेक्ट, 1,20,000 माइनस 85,500 माइनस 15 और 16,000 माइनस 72,200 कर देती हूँ, माइनस 11,400, 36,000 बचना चाहिए, बच रहा है, सही है।
341100 मैच हो गई है मेरी, आप भी मैच कर लो, ठीक है। तो ये अब जाके हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है, कम से कम हमको हो गए हैं 36 मिनट्स हमको हो गए, ठीक है। पर मेरे लेट क्यों हुआ, क्योंकि साथ साथ मैं आपको समझा भी रही थी और मेरी स्क्रीन ऐसे चलनी पड़ती है ऊपर नीचे, क्योंकि मैं आई एम यूजिंग टैबलेट। तो क्या होता है, स्क्रीन पे ऐसे होता है तो क्वेश्चन उधर होता है, वो उधर होता है, इसलिए मेरे को ऐसे चलना पड़ता है। पर आपके पास एग्जाम में ऐसी दिक्कत नहीं है, तो आपका क्वेश्चन थोड़ा जल्दी होना चाहिए। टारगेट करो कि आपका क्वेश्चन 20 मिनट में हो जाए, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट लेना है, फटाफट ले लो, ऐसे ले लो, फिर आप ब्रॉड करके देखते रहना, तीनों अकाउंट आ जाएंगे आपके। ये ले लो पहले, ठीक है, ये तीनों अकाउंट आ जाएंगे आपके। डन। फिर आप ब्रॉड करके देख लेना आपके फ़ोन में, ठीक है। मैं छोटा इसलिए तो लिखती हूँ ना। बैलेंस शीट ले लो। डन। बस इधर तो कुछ था ही नहीं, P&L एप्रो था, P&L एप्रो ले लो। हाँ, टोटल लिख लेना। टोटल की मैं बोलती हूँ कि अगर आप, वैसे क्या होता है, अगर आपको लगता है आपका अकाउंट्स का पेपर छूटता है तो तब मत लिखो, क्योंकि वो मैच करने में हमारे कहीं काम नहीं आएगा। लेकिन अगर लास्ट के 5 मिनट 10 मिनट बच जाते हैं तो टोटल लास्ट में लिख देना। नहीं लिखोगे तो भी आपका आंसर तो मैच हो रहा है। बैलेंस शीट का करना जरूरी है ताकि पता चले कि आंसर मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। P&L एप्रो का टोटल लगा दूं तो P&L एप्रो का टोटल आएगा, आई थिंक दोनों का 1500 प्लस कर दो इसमें, तो आएगा 97550, इधर भी आएगा 97550, सिंपल, ठीक है। चलो अभी आपको कोई भी दिक्कत हो क्वेश्चन में तो आप मुझे कहाँ पूछेंगे, कमेंट में। गुरु दक्षिणा में क्या देंगे, जो हमारी बात हुई है, एक लाइक और एक कमेंट अच्छा वाला देना अगर आपको समझ में आया तो। ऐसा नहीं है, अगर आपको नहीं समझ में आया तो भी आप मुझे कमेंट करो, तो मैं आपको किसी और मेथड से दोबारा वो वाला पर्टिकुलर पॉइंट, इसमें क्या होता है, बड़ा क्वेश्चन होता है ना, तो मेरे को भी स्पीडली खींचना पड़ता है। तो आपको जो पर्टिकुलर पॉइंट समझ में नहीं आया वो आप मुझे मैसेज कर दो, तो मैं उसका छोटा सा शॉर्ट वीडियो बना के उसी के नीचे आपके रिप्लाई में टैग कर दूंगी, ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स और लगे रहो। कल हम मिलते हैं सेक्शन F के क्वेश्चन नंबर 47 हो गया ना हमारा, क्वेश्चन नंबर 48 के साथ। ओके, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।